क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में कॉमनवेल्थ डे कब मनाया गया? किस देश के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया? फुटबॉल में एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है 24 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 24 मई बोले तो कॉमनवेल्थ डे। और इस दिवस से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि कॉमनवेल्थ संगठन के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था? महारानी विक्टोरिया ने सोचा था 1901 में, और उनके एक साल बाद महारानी विक्टोरिया का 1901 में निधन हो गया और 1902 में पहली बार यह कॉमनवेल्थ दिवस मनाया गया। तो दूसरा क्वेश्चन, पहली बार कॉमनवेल्थ दिवस कब आयोजित किया गया था? सर 1902 में एम्पायर डे के रूप में पहली बार कॉमनवेल्थ डे मनाया गया था, यानी कि कॉमनवेल्थ डे का पहले नाम था एम्पायर डे यानी कि साम्राज्य दिवस। और ब्रिटेन का जिन जिन देशों पर शासन रहा है ऐसे देश यह कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। और एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस कब और किसने किया? तो पहले जो एम्पायर डे के रूप में यह दिवस मनाया जाता था सन 1958 में हैरोल्ड मैकमिलन ने इस दिवस का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार कब और कहां आयोजित हुए? तो याद रख लो दोस्तों, कॉमनवेल्थ कंट्री का जो समूह है उनके बीच एक खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसका आयोजन पहली बार 1930 में हैमिल्टन में किया गया था। और प्रति वर्ष कॉमनवेल्थ डे की एक थीम भी तय की जाती है। तो 2021 के कॉमनवेल्थ डे की थीम क्या रखी गई है, यहां पर पढ़ सकते हैं, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। 2021 के कॉमनवेल्थ डे की थीम रखी गई है। और 2020 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहां आयोजित होगा वो भी हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 2020 का कॉमनवेल्थ गेम्स यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित होगा। और राष्ट्रमंडल देशों की सूची में कितने देश शामिल है? 54 देश। कितने? 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज का समूह है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया? हमारे पड़ोसी देश यानी कि नेपाल देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रतिनिधि सभा को भंग किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रतिनिधि सभा को भंग किया। हम सबको पता है कि हाल ही में राजनीतिक संकट नेपाल देश में पैदा हो गया है। तो देखो दोस्तों, नेपाल देश की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, विद्या देवी भंडारी नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति है। और देश को स्थिर सरकार देने के लिए राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मध्यावधि चुनावों की घोषणा भी कर दी है, यानी कि इस साल नेपाल में चुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद के लिए शेर बहादुर देउबा और KP शर्मा ओली दोनों के दावों का खंडन किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है शेर बहादुर देउबा और ये है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। दोनों के दावों का राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने खंडन किया। और नेपाल में मध्यावधि चुनाव कब आयोजित किए जाएंगे? इस साल नवंबर में चुनाव आयोजित किए जाएंगे नेपाल देश में। और दोस्तों नेपाल की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई, आज कुछ नया सीख ले। देखो नेपाल के बारे में नई जानकारी लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। वर्तमान में विश्व भर में खाया जाने वाला मोमो नाम का फास्ट फूड एक नेपाली व्यंजन है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, मुंह में पानी आ गया, क्या बात है। तो मोमो नाम का फास्ट फूड एक नेपाली व्यंजन है, वो पूरे विश्व भर में खाया जाता है।
और नेपाल का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दाल भात। क्या? दाल भात नेपाल देश का राष्ट्रीय भोजन है। और नेपाल का राष्ट्र ध्वज देखिए, पूरे विश्व में कोई भी देश का राष्ट्र ध्वज इसी आकार का नहीं है, क्योंकि सभी देशों के राष्ट्र ध्वज चौकोर है, लेकिन नेपाल देश का राष्ट्र ध्वज है वो कुछ ऐसा है। नेपाल का राष्ट्र ध्वज विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो चौकोर नहीं है। और नेपाल देश के सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नाम है सूर्य बहादुर थापा। इमेज में आप देख सकते हैं, सूर्य बहादुर थापा सर्वाधिक यानी कि 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों कैसा फील हो रहा है? अच्छा, ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? फुटबॉल में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लेवांडोव्स्की। इमेज में आप देख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लेवांडोव्स्की। तो लेवांडोव्स्की ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? गर्ड मुलर का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि गर्ड मुलर ने एक सीजन में 40 गोल दागे थे और लेवांडोव्स्की ने एक सीजन में 41 रिकॉर्ड दागकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो देखो, लेवांडोव्स्की ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? गर्ड मुलर का। लेवांडोव्स्की का 2020-21 बुंदेसलीगा सीजन में 41वां गोल रहा। उन्होंने इस मामले में गर्ड मुलर के 49 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गर्ड मुलर ने 1971-72 सीजन में 40 गोल दागे थे, लेकिन लेवांडोव्स्की ने 41 गोल दागकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और यहां एक शब्द आया बुंदेसलीगा। बुंदेसलीगा टाइटल की बात करें तो बायर्न म्यूनिख 30वीं बार चैंपियन बनी और बायर्न म्यूनिख ने किसको हराकर बुंदेसलीगा टाइटल अपने नाम किया है? ऑक्सबर्ग को 5-2 से हराकर यह बुंदेसलीगा टाइटल अपने नाम किया है। चौथा क्वेश्चन, विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों हाल ही में 4 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है अस्थायी अध्यक्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्थायी अध्यक्ष। केरल में 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष पीटीए रहीम ने नवनिर्वाचित 140 सदस्यों को शपथ दिलाई और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 25 मई यानी कि आज ही होने जा रहा है केरल राज्य में। और यहां जब विधानसभा की बात आई तो इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो विधानसभा से जुड़ा हुआ एक अनूठा फैक्ट जो केरल राज्य से संबंधित है वो भी याद रख लीजिए कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? तो केरल राज्य। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री ही विधानसभा का नेता होता है। और राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। लेकिन अनिवार्य नहीं है कि सभी राज्य में विधान परिषद हो। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन का एक प्रस्ताव पारित किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। जिस तरह हमारे केंद्र सरकार में राज्यसभा, इसी तरह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन होता है विधान परिषद। और विधानसभा की बैठकों का संचालन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों का संचालन करता है। और राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के बजट को पारित कौन करता है? विधानसभा। राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा गठन दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। 5वां क्वेश्चन, लद्दाख के किस गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप संरक्षित किया गया? लद्दाख के तीरी नामक गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप संरक्षित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीरी गांव। बुद्ध धर्म से जुड़े होने की वजह से लद्दाख को लघु तिब्बत कहा जाता है। तो यह बात याद रख लीजिए कि लद्दाख को लघु तिब्बत भी कहा जाता है।
और सम्राट अशोक के कार्यकाल के दौरान लद्दाख में बुद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। लेह से 100 किमी दूर तिरी गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप को पवित्र माना जाता है और इसे संरक्षित किया गया है। और तिरी स्तूप जो लद्दाख के पूर्व में लेह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर तिरी नामक गांव में विद्यमान है। और तिरी स्तूप लद्दाख के प्राचीनतम स्तूपों में से एक है जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि सुर्खियों में रहा तिरी स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। और यहां हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख से जुड़ी करंट अफेयर्स की कुछ घटनाओं को भी याद कर ले। हाल ही में भारत ने लद्दाख के 100 कर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। क्या 100 कर नामक झील को 42वें रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है? तो इसी बात को लेकर भी लद्दाख करंट अफेयर में था। तो दूसरी दो घटनाएं हैं। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। इमेज में आप देख सकते हैं, भारत की पहली यह भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। और इस वर्ष लद्दाख में पहली बार किस खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में पहली बार किया गया। कब? 21 जनवरी 2021 को किया गया। छठा क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा माउंट नायरा गोंगो किस देश में स्थित है? इमेज में आप देख सकते हैं, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो माउंट नायरा गोंगो पर स्थित है और वहां पर हाल ही में विस्फोट हुआ और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। यह माउंट नायरा गोंगो कोंगो देश में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कोंगो। यह ज्वालामुखी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा शहर से 10 किलोमीटर दूर माउंट नायरा गोंगो पर स्थित है, जिसमें विस्फोट हुआ और तकरीबन 15 लोगों की मौत भी हो गई है। क्या? 15 लोगों की मौत भी हो गई है। और इससे पहले नायरा गोंगो में वर्ष 2002 में विस्फोट हुआ था, जिसमें 250 लोग मारे गए थे और 1,20,000 लोग बेघर हो गए थे। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है और इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। तो हमें तो यह याद रख लेना है कि सुर्खियों में रहा नायरा गोंगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कांगो देश में। सातवां क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने अपने निःशुल्क ई न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप के लिए कितनी भाषाओं में नियमावली जारी की है? हाल ही में 14 भाषाओं में नियमावली जारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 भाषाएं। ई न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध है। यह ऐप नागरिकों को, अधिवक्ताओं को, विधि सेवा कंपनियां, पुलिस, सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थानों के लिए लाभदायी है। और इस ऐप के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो इस ऐप के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति मुकदमा संख्या, मुकदमा दायर संख्या, वादी का नाम, प्राथमिकी संख्या, अधिवक्ताओं की जानकारी, मुकदमे की स्थिति और नोटिस सूची के बारे में जान सकता है। इस ऐप से किसी भी मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। और जब यहाँ बात करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इजाजत है? ओके। भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था कहां से प्राप्त की है? हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था प्राप्त की है। कहां से? भारत सरकार अधिनियम 1935। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? संसद और राष्ट्रपति दोनों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है? दिल्ली के तिलक नगर में स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस प्लस अन्य जस्टिस इन सभी को जोड़ दिया जाए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 8वां क्वेश्चन,
आयुष मंत्रालय निम्न में से किस विषय पर 5 वेबिनार की श्रृंखलाओं का आयोजन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष घर पर रहे योगाभ्यास करे, इसी विषय पर 5 वेबिनार श्रृंखलाओं का आयोजन करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, घर पर रहे योगाभ्यास करे। आयुष मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इनके तहत घर पर रहे योगाभ्यास करे विषय पर 5 वेबिनार की श्रृंखला भी शामिल है। यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, बी विथ योगा बी एट होम। तो इसी विषय पर 5 वेबिनार श्रृंखलाओं का आयोजन हमारा आयुष मंत्रालय करेगा। देश के 5 प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से इस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक संगठन मौजूदा स्थिति में महत्वपूर्ण विषय पर एक वेबिनार करेगा। हाल ही में श्रृंखला का पहला वेबिनार आयोजित किया गया और आर्ट ऑफ लिविंग नामक संगठन ने यह पहला वेबिनार आयोजित किया। और वेबिनार का विषय क्या था? बाहरी संकट के दौर में आंतरिक शक्ति को जागरूक करना। क्या? बाहरी संकट के दौर में आंतरिक शक्ति को जागरूक करना। और आयुष मंत्रालय की बात करें तो आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक, हाल ही में एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें श्रीपद येस्सो नाइक की पत्नी का निधन हो गया और श्रीपद येस्सो नाइक घायल हो गए। और इसीलिए जब तक श्रीपद येस्सो नाइक ठीक नहीं हो जाते तब तक खेल मंत्री किरण रिजिजू आयुष मंत्रालय संभालेंगे। यानी कि किरण रिजिजू वर्तमान में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को गर्मी और उमस से बचाने वाली पीपीई किट किसने तैयार की है? दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को गर्मी और उमस से बचाने वाली पीपीई किट तैयार की है निहाल सिंह आदर्श ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, निहाल सिंह आदर्श। मुंबई के इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने एक ऐसी पीपीई किट तैयार की है जो चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को गर्मी और उमस से बचाएगी। के जे सोमैया कॉलेज के छात्र निहाल सिंह आदर्श ने एक उपकरण विकसित किया है जो बेल्ट की तरह पीपीई किट पर लगाया जा सकता है। इमेज में आप देख सकते हैं, एक उपकरण तैयार किया है जो पीपीई किट पर लगाया जा सकता है। और यह उपकरण पीपीई किट के भीतर वायु का आवागमन सुनिश्चित करता है। यह उपकरण आसपास से वायु लेकर और उसे परिष्कृत कर पीपीई किट के भीतर धकेलता है और स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है यह उपकरण। और इससे मानव शरीर को संक्रमण से सुरक्षा मिलती है और किट के भीतर हवा जाने से अनुकूलता रहती है। यह उपकरण एक लिथियम इयन बैटरी से जुड़ा है जो 6 से 8 घंटे चलता है। ओके, आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। इस साल होने वाले एशिया कप को आधिकारिक रूप से कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इस साल होने वाले एशिया कप को 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2023। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और लॉजिस्टिक चुनौतियों को देखते हुए एशिया क्रिकेट परिषद को एशिया कप टूर्नामेंट स्थगित करना पड़ा है। कारण है कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और इस प्रतियोगिता को अब 2023 में कराया जाएगा। एशिया कप को पहले पिछले साल सितंबर में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे उस समय स्थगित कर 2021 में कराने का फैसला किया था और 2021 में भी इस टूर्नामेंट को स्थगित करना पड़ा है और अब 2023 में आयोजित होगा एशिया कप टूर्नामेंट। 11वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सुर्खियों में रहा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लेकिन कूनो नेशनल पार्क करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, अफ्रीका के चीतों को भारत में लाए जाने की योजना वर्ष 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान बनाई जा रही थी और यह अफ्रीकी चीतों को बसाने के लिए इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 14 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट मिलेगा। और चंबल संभाग में आने वाला कूनो राष्ट्रीय उद्यान करीब 750 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और चीते को फिर से बसाने के लिए देश के सबसे बेहतर पर्यावास में से एक है यह कूनो नेशनल पार्क। और दक्षिण अफ्रीका से 10 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। इनमें 5 नर एवं 5 मादा होंगे और इसीलिए दोस्तों कूनो नेशनल पार्क करंट अफेयर में आया है। आगे देखो, धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले स्तनधारी चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाकर
इस साल नवंबर में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाएगा। तो एक यहां और भी फैक्ट याद रख लीजिए, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्योपुर जिले में। और 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था और यह एक बार फिर से यह चीतों की दहाड़ हमें सुनने को मिलेगी यह कुनो नेशनल पार्क में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में राजकुमार केसवानी का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, राजकुमार केसवानी एक जाने माने पत्रकार थे जिसका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, यानी कि एक जाने माने पत्रकार थे। राजकुमार केसवानी भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले पहले पत्रकार थे और इसी गैस कांड की रिपोर्टिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया के सामने लाने वाले पहले पत्रकार थे राजकुमार केसवानी, इसीलिए भी हमें इस पत्रकार का नाम याद रख लेना है। राजकुमार केसवानी का 72 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। हमारे भारत देश की और भी जानी मानी हस्तियों का निधन हुआ, उनके बारे में भी मैं आज आपको बता दूं। तो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। बनारस में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर रेवा संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। तो इसी बात को लेकर भी हमें डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रख लेना है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। और डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो जन्म सीहोर जिले के बुधनी के पास नादनेर गांव में हुआ और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने साल 1979 में उन्हें संस्कृत के सर्वोच्च साहित्यिक से सम्मानित किया था। तो डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी एक संस्कृत के जाने माने ज्ञाता थे और तेलुगु फिल्म निर्माता और अनुभवी पत्रकार B.A. राजू का 62 साल की उम्र में हैदराबाद में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है और फिल्म इंडस्ट्रीज में एक शोक व्याप्त हो गया है। और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का मुंबई में निधन हो गया। श्री कुमार बनर्जी ने 2005 में पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जीता था। ऐसे जाने माने एक व्यक्ति श्री कुमार बनर्जी का मुंबई में हाल ही में निधन हो गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीती? फॉर्मूला 1 मोनाको ग्रांड प्रिक्स मैक्स वेरस्टापेन ने जीती, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टापेन। इमेज में आप देख सकते हैं, मैक्स वेरस्टापेन ने मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीती। करियर में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है मैक्स वेरस्टापेन ने और 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन पर 4 अंक की बढ़त भी मैक्स वेरस्टापेन ने बनाई है। और वेरस्टापेन की 17 की यह दूसरी और करियर की 12वीं जीत है। मर्सिडीज के हैमिल्टन 7वें स्थान पर रहे, फेरारी के कार्लोस सेंट जूनियर ने दूसरा, जबकि मैकलारेन के लैंडो नॉरिस ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किसको आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है? आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और हाल ही में राजा राम मोहन राय की जन्म जयंती मनाई गई और इसीलिए हमने इस समाज सुधारक को याद किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था राजा राम मोहन राय। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है पवन किशोर कुमार, म्यू जोशी, माही राजपूत, मित्तल दोंगा, संजय उपाध्याय, मयूरी अशोक परमार, रीना ए पटेल, जमोड प्रवीण। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है राजा राम मोहन राय। और परमार खुशबू, VS, पिनाकिन चौधरी, सिसोदिया प्रदीप सिंह, परेश वणकर, वासण सुरेश, पिनल प्रजापति, वसावा दिव्येश, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है राजा राम मोहन राय। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है संजय कुमार, भावना तड़वी, किंजल चावड़ा, नयन शर्मा रमेश, हितेश राठवा, परेश लाधवा, मानसी प्रजापति, अस्मिता चित्रोड़ा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, E=mc² थ्योरी का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही ऑप्शन चुनिए कि E=mc² थ्योरी का आविष्कार किसने किया था।
सही ऑप्शन चुन लिया है और कल का वीडियो आपने देखा है तो आपको आंसर पता ही होगा। आंसर लिख दीजिए, क्योंकि लिखने के बाद आपको लंबे अरसे तक याद भी रहेगा। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।